15 अगस्त 1947 इसी दिन भारत के आखिरी वायसरॉय लुईस माउंटबेटन की रिटर्न फ्लाइट 22 लाख से भी ज्यादा लोगों की लाश पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत देश में संविधान सभा का गठन किया गया। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि भारत की जनता अपनी वोट के द्वारा भारत की पहली सरकार को चुनने वाली थी। आग दिल्ली में लगी थी, लेकिन धुआं मद्रास से उठ रहा था। पोटी श्रीरामुलु की लाश पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया। इस हिंदी नेशनलिज्म की या हिंदी नेशनल लैंग्वेज फार्मूले की धज्जियां उड़ा दी और ऐसा कन्फ्रंटेशन शुरू हुआ जो आज तक इस देश में चल रहा है। पंडित नेहरू की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने इन राज्यों को आश्वासन दिया कि एक कमीशन बनाया जाएगा जो भाषा के आधार पर राज्य को बनाने की मांग को एक तरीके से स्टडी करेंगे। इसके बाद पंडित नेहरू को तलाश थी एक ऐसे व्यक्ति की जिसका एडमिनिस्ट्रेशन में लंबा अनुभव रहा हो और जो पॉलिटिकली नॉन बायस्ड व्यक्ति के रूप में देखा जा सके। तो नाम सामने आया फजल अली। फजल अली सुप्रीम कोर्ट में जज भी रह चुके थे, उड़ीसा और असम के गवर्नर भी रह चुके थे। इस वजह से इनका एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पॉलिटिकली नॉन बायस्ड वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल करते थे। इस कमीशन में दो और लोगों को जोड़ा गया, एक थे के.एम. पणिकर और दूसरे थे H.N. कुजरू। इसके बाद 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन यानी SRC या फिर कहें फजल अली कमीशन बनकर तैयार हो जाता है। ईयर 1955 में फजल अली कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इस रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को लगभग स्वीकार कर लिया गया, लेकिन कुछ कंडीशंस भी रखी गई और कहा गया एक स्टेट में ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव क्रेडिबिलिटी, दूसरा इकोनॉमिक वायबिलिटी, तीसरा कल्चरल यूनिटी और चौथा नेशनल इंटीग्रेशन। और ये चार क्राइटेरियाज को फुलफिल जो भी स्टेट करेगा उसको ऑफिशियल लैंग्वेज की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, यानी उस स्टेट को यह अधिकार होगा कि वो अपने अनुसार अपनी भाषा का इस्तेमाल कर सके। इन सारी रिकमेंडेशंस को भारत सरकार ने लगभग स्वीकार कर लिया और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज का गठन किया गया। तेलुगु बोलने वालों के लिए आंध्रा और तेलंगाना को मिलाकर आंध्र प्रदेश बनाया गया। मलयालम बोलने वालों के लिए कोचिन मालाबार के इलाकों को मिलाकर केरल बनाया गया और कन्नड़ बोलने वालों के लिए मैसूर बनाया गया, जो बाद में कर्नाटक हो गया। जब सबको लगने लगा था कि अब नॉन हिंदी और हिंदी के बीच में डिबेट खत्म हो जाएगी, इसी समय आता है 1960s का टिकट। 1960s में बहुत कुछ होता है। 1962 में इंडो चाइना वॉर होता है। इसके बाद देश को बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक ऐसे व्यक्ति को देश ने खो दिया था, एक ऐसे नेता को देश ने खो दिया था जिसने जेल में बैठकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, जिनको गांधी जी का उत्तराधिकारी कहा जाता था, जिन्हें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से लेकर डिप्लोमेटिक आउटरीच तक जिनकी एक अलग पहचान थी। सरदार पटेल के बाद जिनके ऊपर देश को एक रखने की जिम्मेदारी थी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1964 में डेथ हो जाती है। और इसी समय मुंशी अयंगर फार्मूले की डेडलाइन आ चुकी थी, यानी हिंदी को अब फिर से लागू किया जाना था। और इसी के चलते कई सारे साउथ इंडियन स्टेट्स में फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं और सबसे ज्यादा जहां हिंसक प्रदर्शन हुए वो था मद्रास। और मद्रास के ही एक रीजनल लीडर C.N. अन्नादुराई ने 1967 में कांग्रेस को हरा दिया और नारा दिया लैंड ऑफ तमिलियंस यानी तमिलनाडु। और 1967 में भारत सरकार पर दबाव बनाया कि इस मद्रास स्टेट का नाम बदलकर तमिलनाडु रखना चाहिए, क्योंकि यहां तमिलियंस की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अंत में भारत सरकार झुकती है और ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 को 1967 में अमेंड किया जाता है और इसमें एक ऑफिशियल कैटेगरी वर्ड जोड़ा जाता है, यानी भारत में अब से सारी लैंग्वेजेस ऑफिशियल कैटेगरीज में आएंगी, यानी राज्य कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहता है ये राज्य पर छोड़ दिया गया। और इंग्लिश का जो एसोसिएटेड एफिलिएटेड लैंग्वेज वाला क्राइटेरिया था वो अब से एसोसिएटेड लैंग्वेज का क्राइटेरिया हो गया। तो अगर आप देखते हैं कि तमिलनाडु की सरकार अगर कोई आदेश तमिल में जारी करती है, उसके बाद उसे इंग्लिश में भी जारी करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1967 का एक प्रोविजन है। इसीलिए केंद्र सरकार अगर कभी हिंदी पर बहुत जोर देती है तो सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट और रेप्लिकेशन तमिलनाडु से ही देखने को मिलता है, क्योंकि तमिलनाडु की पूरी फिलॉसफी पेरियार के सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पर खड़ी हुई है, जो प्राइड ऑफ साउथ इंडिया के नाम पर तमिलनाडु को एक ग्रेटर द्रविडियन स्टेट के रूप में देखता है और हिंदी को एक नॉर्थ इंडियन कल्चर के रूप में देखता है। और इस हिंदी को काटने के लिए लैंड ऑफ तमिलियंस का नारा दिया गया था, यानी नॉर्थ इंडियन कल्चर के डोमिनेंस को कम करने के लिए ग्रेटर साउथ इंडियन या ग्रेटर द्रविडियन स्टेट की बात की गई थी। तमिलनाडु का अपोजिशन इस बात से पता लगा सकते हैं कि रिसेंटली अभी तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टालिन ने एक बयान दिया था कि हिंदी को किसी भी कीमत पर तमिलनाडु में प्रवेश नहीं करने देंगे। Anti-Hindi language war has now erupted in the state of Tamil Nadu. Stalin government in a hurdle to ban Hindi in the state of Tamil Nadu. The language war has resurfaced in Tamil Nadu. यानी केंद्र सरकार के हिंदी कोलोनियलिज्म यानी हिंदी औपनिवेशवाद का विरोध करेंगे हम तमिलनाडु को बार बार आगे करेंगे। ऐसा नहीं है कि हिंदी के डोमिनेंस में सिर्फ तमिलनाडु ही आगे है।
एक बार कर्नाटक में भी ऐसे प्रदर्शन देखने को मिले थे। हिंदी को इंग्लिश और कन्नड़ के साथ इस्तेमाल किया था, तो एक मूवमेंट शुरू हुआ था जिसे कहा गया था नम्मा मेट्रो हिंदी बेड़ा, यानी नो हिंदी यूज। इसके बाद बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपना ऑर्डर वापस लिया और कन्नड़ को इंग्लिश के साथ इस्तेमाल किया गया। दरअसल नॉन हिंदी स्टूडेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में भी बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि यहाँ हिंदी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं कि एप्टीट्यूड टेस्ट में हिंदी और इंग्लिश स्पीकर्स को अनफेयर एडवांटेज मिलता है, जिससे उनकी सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है। एक ये भी पॉइंट है कि हिंदी के स्पीकर्स दूसरे स्टेट में जाकर लोकल लैंग्वेजेस सीखे बिना वहां पर नौकरी करने लग जाते हैं, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में ये प्रोविजन है कि आपको अगर वहां नौकरी करनी है तो वहां की रीजनल लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। और यही एक तर्क देकर साउथ इंडिया हिंदी का अपोजिशन करता है। इसके बाद 1980s के दशक में भारत सरकार 3 लैंग्वेज फार्मूला पॉलिसी लेकर के आती है। इस 3 लैंग्वेज फार्मूला पॉलिसी के तहत मल्टीलिंगुअलिज्म पर जोर दिया गया, यानी भाषाओं के बीच एक कोऑर्डिनेशन बनाने की बात कही गई। लेकिन इस फॉर्मूले को साउथ इंडियन स्टेट्स ने अपनाया नहीं। तर्क ये दिया गया कि नॉन हिंदी स्टेट में स्टूडेंट्स को 3 लैंग्वेज सीखनी पड़ती हैं, यानी रीजनल, हिंदी और इंग्लिश, जबकि हिंदी स्टेट्स में लोगों ने साउथ इंडियन लैंग्वेजेस को सीखने की जगह संस्कृत को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो स्टूडेंट्स पर डबल बर्डन आया और कहा यह गया कि इंग्लिश को हटाने से लोग ग्लोबल इकोनॉमी में फंक्शनली इलिटरेट हो सकते हैं, इसलिए इंग्लिश को रखना एंटी हिंदी नहीं माना जा सकता। ईयर 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। इसमें किसी भी भाषा को मैंडेटरी नहीं माना गया और तमिलनाडु में वापस इसे हिंदी के इंपोजिशन के रूप में देखा गया। तमिलनाडु ने अपना 2 लैंग्वेज फार्मूला यानी तमिल और इंग्लिश टाइटली पकड़ रखा है। इसी वजह से तमिलनाडु गवर्नमेंट तो ये इल्जाम लगाती है कि यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल प्रेशर डाल रही है कि हिंदी को इंपोज किया जा सके। जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के नाम पर सिर्फ हिंदी में नाम होते हैं, तो जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये दिखाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को जबरदस्ती इंपोज करना चाहती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में हिंदी साइन बोर्ड पर ब्लैक पेंट कर दिया जाता है या हिंदी के खिलाफ होता है, और ये स्टेट सोवरेनिटी और सोशल जस्टिस के लिए भी एक एग्जाम्पल माना जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस लैंग्वेज वॉर को या भाषा विवाद को खत्म कैसे किया जा सकता है। दरअसल हिंदी का इस्तेमाल हमेशा परपेचुअल पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज रहा है, यानी हिंदी को राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। इसीलिए लोग ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज में फर्क नहीं कर पाते। इस पर 1967 का ऑफिशियल लैंग्वेज अमेंडमेंट एक्ट कहता है कि हिंदी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं, भारत की केवल ऑफिशियल लैंग्वेज है, या फिर कहें हिंदी भारत की केवल ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। और यही पॉइंट साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए सबसे बड़ी राहत है। जब भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं, तो केंद्र सरकार हिंदी को इंपोज कैसे कर सकती है। लेकिन केंद्र सरकार हिंदी को एज अ नेशनल यूनिटी के तौर पे देखती है, क्योंकि हिंदी बोलने वालों का आंकड़ा 50 से 70 करोड़ है, जो इस देश में हिंदी समझते भी हैं, बोलते हैं और लिखते भी हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब भारत को यूनाइटेड नेशंस में अपनी एक भाषा के रूप में ऑफिशियल लैंग्वेज कैटेगरी में दर्ज कराने के लिए कहा गया, तो भारत सरकार ने हिंदी को आगे किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी राजभाषा का उपयोग को बढ़ावा देने की भी पहल की है। ये लैंग्वेज वॉर सिर्फ कल्चरल नहीं है, बल्कि एजुकेशनल और इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। साउथ इंडियन स्टेट्स ये कहते हैं कि अगर आप साउथ इंडिया की कोई भाषा नहीं सीखते तो हम हिंदी क्यों सीखें। तो अगर इंडिया को साथ चलना है तो प्लूरलिस्टिक लिंग्विस्टिक सोसाइटी डेवलप करनी पड़ेगी, यानी साउथ इंडिया की भाषाओं का उतना ही सम्मान हो जितना हिंदी को होता है। यानी ये भी कंपलसरी किया जा सकता है कि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में जितनी भी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें हर एक व्यक्ति को, यानी हर नॉर्थ इंडियन इंडिविजुअल को एक साउथ इंडिया की भाषा सीखनी कंपलसरी कर देनी चाहिए। तभी आप साउथ इंडियंस को मोटिवेट कर पाएंगे, हिंदी को प्रमोट कर पाएंगे, और शायद ये भाषा विवाद का एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।